मेरा नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर साकेत। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संख्याओं के खेल इस के बारे में चर्चा करेंगे। और ये देखिए, इन बिंदुओं पे ध्यान देंगे। एक पंक्ति में, ये एक पंक्ति में 6, इसको हम लिखेंगे 6 गुणा 1 बराबर 6। यहाँ पे एक पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति हो गई, तो एक पंक्ति में 3। जैसे यहाँ 6 एक पंक्ति में, तो 6 गुणा 1। यहाँ दो पंक्तियाँ हैं, एक पंक्ति में 3 है, इसको हम लिखेंगे 3 गुणा 2 बराबर 6, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे एक पंक्ति, दो पंक्ति, तो एक पंक्ति में 2 आ गई, इसलिए 3 पंक्तियाँ हैं, इसको लिखेंगे हम 2 गुणा 3 बराबर 6। यहाँ पे एक पंक्ति, 2, 3 पंक्ति, 4, 5, 6 पंक्तियाँ। तो यानी एक पंक्ति में 6 पंक्तियाँ बनी है, एक पंक्ति में 1। इसको हम लिखेंगे 1 गुणा 6 बराबर 6। तो यानी कि 6 के ये जो बने हैं आपके सामने, 6 को हमने टुकड़ों में बांटा, यानी 6 × 1, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 1 गुणा 6 बराबर 6। यानी ये टुकड़ों में बटा है। 6 को हमने गुणा के टुकड़ों में बांटा है। इनको हम टुकड़े, खंड, भाग, एक ही चीज को हम 3 नाम से बिगाड़ेंगे। यानी टुकड़ा, एक हो गया खंड, एक हो गया भाग। तो ये गुणा के टुकड़े हैं, इसलिए हमारा जो प्रकरण रहेगा वो आज का रहेगा गुणनखंड एवं गुणज। गुणनखंड एवं गुणज। तो ये गुणनखंड के बारे में हुआ। यानी गुणनखंड का मतलब ये है कि जैसे 6 है, इस 6 को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 आएगा। 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 आएगा। 6 को हम फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 आएगा। तो ये जो 1, 2, 3, और यही 6 को फिर हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 आएगा। तो ये जो इधर आए हैं 1, 3, 2, 6, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2, 3, 6। ये चारों के चारों 6 के गुणनखंड हैं। यानी ये 6 को डिवाइड कर सकते हैं। और अब इसको गुणनखंड के बारे में 2-3 चीज़ें हैं। जैसे 6 है, तो 6 अपने आप में स्वयं का भी एक गुणनखंड है। यानी 6 से 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 6 भी एक स्वयं का गुणनखंड है। 6 से 2 को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपका 2 भी इसका गुणनखंड हो गया, 3 भी गुणनखंड हो गया, और 1 भी। एक जो होता है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, और संख्या स्वयं में अपना एक गुणनखंड होती है। तीसरा ये है, जो गुणनखंड आएंगे वो सब संख्या से कम होते हैं, संख्या से छोटे होंगे। चौथी बात ये है, गुणनखंड जो होंगे उनकी संख्या जो होती है सीमित होती है, दायरे में होती है। जैसे यहाँ पे 4 गुणनखंड आ गए इसके, बस इतने ही रहेंगे 6 के। अब हम इसके अलावा दूसरी संख्या लेते हैं 4। 4 को देखेंगे। जैसे 4 को हमने 4 से डिवाइड किया, ये हो गया। फिर 4 को हमने 1 से डिवाइड किया, 4 आ गया। 4 को हमने
2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4। देखिए 4 को किस किस ने डिवाइड किया, 4 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 हो गया इसका फैक्टर, 1 हो गया, 2 हो गया। 4 के गुणनखंड अगर हम देखेंगे तो वो हो गए 1 2 4, ये हो गए 4 के गुणनखंड, यानी फैक्टर हो गए 4 के 1 2 4, 1 2 4, 3 हो गए। इनकी संख्या 3 है, ये भी हो गया, और 4 खुद का भी एक फैक्टर है। 1 जो होता है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, ये अभी बताया है इसको। अब इससे आगे चलेंगे। अब बात आती है गुणज। गुणज के बारे में बात करेंगे। गुणज गुणनखंड का विपरीत होता है। जैसे 16 का गुणनखंड निकाल बताने हमको कि 16 को हम किस किस संख्या से भाग दे सकते हैं, 16 को टुकड़ों में कैसे तोड़ सकते हैं, ये बताया इसमें। और गुणज होता है यानी किसी संख्या का गुणज वह संख्याएं हैं जो उस संख्या से डिवाइड हो सकती है, विभाजित हो सकती है, भाग दी जा सकती है। ये तो इसमें हम उदाहरण लेंगे आपका, जैसे 24 के फैक्टर करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे, जैसे सबसे पहले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 मल्टीप्लाई 2 48, 24 मल्टीप्लाई 3 72, और 24 4 जा 96। ये जो आए हैं आपके 24 यानी 24 48 72 और 96, ये चारों के चारों 24 48 72 96, ये हमने 4 गुणज इसके लिखे हैं। इससे आगे भी हम आगे लिख सकते हैं। 24 की जिसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, मान लिया 24 की मल्टीप्लाई हमने 10 में की तो 240 आ गया, 240 आ गया। तो 240 इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी 24 की हम 20 में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई 20 करके ये 480 आ जाएगा आपका। अब इससे क्या बात आ रही है खाई में, ये हो रहा है कि जैसे हमने ऊपर बताया था आपको कि गुणनखंड जो होते हैं उनका मान संख्या से कम होता है। यहाँ पे गुणज जो होंगे संख्या से बड़े होंगे। ये देखिए 24 के गुणज है 24 48 72, या तो 24 के बराबर यानी संख्या के बराबर या उससे बड़े होंगे गुणज। दूसरी बात यह है कि गुणज की जो संख्या होती है वो निश्चित, मतलब कहने का ये है कि निश्चित नहीं होती, असीमित होती है। अब इसमें दूसरा ये है, गुणज जो होता है स्वयं में भी अपना एक गुणज है। जैसे 24 है तो 24 का 24 भी है, ये हो गया। तो हमने ये गुणनखंड के बारे में बताया, गुणज के बारे में बताया। अब इसको आगे कहाँ इसका उपयोग है ये लेके चलेंगे। जैसे हमने ये आपको के गुणनखंड ये बताने पहले हमको, ये तो 16 के करेंगे पहले। यहाँ गुणनखंड की बात कर रहे हैं, गुणनखंड के बारे में चल रहे हैं कि कहाँ इसका उपयोग होता है।
तो 16 के होंगे। 16 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, लेके चलेंगे 1 से शुरू करेंगे। 1 2 4 5 6 7 को छोड़ देंगे 8 और 8 के बाद 16, इसके बाद 24 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12 आएगा और फिर 24। ये 16 के और 24 के गुणनखंड हो गए। अब इसको केवल इतना ही यो गुणनखंड ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पूरा हो गया है। अब अगर हम आगे जैसे ये था और दूसरा हम इसमें करें 20 25 के सार्व गुणनखंड लिखना। 20 और 25 के सार्व गुणनखंड, सार्व का ये ज्ञात करना। तो इसको कैसे करेंगे, 20 के करेंगे 1 1 2 4 5 10 और 20। 25 के कैसे करेंगे, 1 5 1 और 5 और 25। अब इसको हम यहाँ लाइन खींच देंगे इसको, और ये हम इसका सार्व गुणनखंड, सार्व कहते हैं जो दोनों में होगा। सार्व का मतलब कॉमन, यानी जो दोनों में होगा वो सार्व कहलाएगा, सार्व गुणनखंड बनेगा। अब इसमें कौन कौन से हैं, ये 1 5 यानी 1 हो गया और 5 हो गया। 1 5 ये इसके सार्व गुणनखंड हो गए। अब इसमें अगर हम देखेंगे सबसे तीसरा प्रश्न यहीं पे इसका बन सकता है। वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा कि 20 और 25 के का महत्तम गुणनखंड बताइए। ये तो सार्व हो गए 1 और 5। इस 1 और 5 में बड़ा कौन सा है, बड़ा हो गया 5, यानी ये महत्तम हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि महत्तम सार्व गुणनखंड। ये तो ये आपका 5 आंसर इसका आएगा। महत्तम सार्व गुणनखंड, महत्तम का ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम एचसीएफ भी कहते हैं, वो इसमें निकल के आया। इसको हम कहेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हो गया HCF, ये HCF हो गया। इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन गुणनखंड के द्वारा भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब आगे जैसे गुणज का होता है, अब गुणज के बारे में उससे क्या निकलेगा ये बताएंगे।
गुणज लिखने में संख्या इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि असीमित होते हैं। कहाँ तक लिखेंगे? जहाँ तक पूछा गया है, मांगा गया है, वहीं तक लिखेंगे। तो यहाँ हमें लिखने हैं 8 10 के 5 5 गुणज लिखिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे करेंगे, 8 के गुणज लिखने हैं, जैसे हमको 8 16 24 32 और 40। इसके 10 के गुणज 10 20 30 40 50। ये आपका गुणज हो गए, इसके 5 5 गुणज। अब अगर हम कहें कि 5 5 गुणज लिखिए, 8 और 10 के 5 5 गुणज लिखकर सार्व गुणज कौन सा होगा, कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, ये इसमें बताना है अगर, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे ये। अब इसमें जो दोनों में है उसको हम ले लेंगे। दोनों में आएगा आपका 40 और 40। तो इसमें सार्व गुणज कौन सा हो गया आपका? कॉमन मल्टीपल्स जो हो गया वो कौन सा हो गया? वो हो गया आपका 40। ये सार्व गुणज हो गया, कॉमन मल्टीपल्स हो गया। ये अब इसका एक दूसरा उदाहरण और लेता हूं। 4 8 12 इनके हमको गुणज लिखने हैं। पहले 4 के लिखेंगे, 8 का लिखेंगे और 12 का लिखेंगे। 4 के हो गए 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। 10 10 गुणज लिख लेंगे हम। 10 10 गुणज लिखेंगे तो 8 16 24 32 40 48 56 64 72 और 80। 12 के लिखेंगे 12 24 36 48 60 72 84 96 108 और 120। अब ये देखिए 4 8 12 के गुणज हो गए, 10 10 गुणज हमने लिखे। इसको हम इसमें क्या करेंगे? हमको इसमें एस यानी सार्व गुणज निकालेंगे पहले, और फिर सबसे जो एलसीएम जो बोलेंगे यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ये कम से कम। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसमें देखेंगे जो तीनों में होगा वो देखेंगे। 24 आ गया। 24 के बाद ये 40 आ गया। सॉरी 40 नहीं आएगा, 40 नहीं आएगा इसमें, ये 40 नहीं आएगा, ये आएगा इसमें। बस इसका ये 24 होएगा। 24 अगर हम इसकी सार गुणनखंड की बात करें तो भी 24 आएगा, और इसे अगर करेंगे जब 24 है तो यही आपका लोवेस्ट कॉमन एक ही है, तो 24 ही इसका होएगा। अब एलसीएम ये होता है, एलसीएम आपका ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी कम से कम गुणज।
इसमें प्राइम फैक्टर निकालने का, प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये तो आपके फैक्टर थे, इसमें प्राइम का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। अब ये गुणनखंड जो आपने पहले निकाले हैं हमने, उसमें अभाज्य भाज्य दोनों तरह के थे। अब हमें निकालने हैं केवल अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। जैसे संख्या आपकी ये है 36, तो इसको, इसका जो ये है अभाज्य गुणनखंड, इसे हम ऐसे लिखेंगे। ये सबसे पहले हम इसको 1 से तो डिवाइड इसलिए नहीं करने के क्योंकि 1 तो सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है। इसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा आपका। 2 से फिर डिवाइड करेंगे 9 आएगा, और 9 अब 2 से डिवाइड नहीं होने का, इसको हम 3 से करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 से फिर देंगे 1। यानी इसके जो गुणनखंड आ गए हैं अभाज्य गुणनखंड, वो आपके ये आ गए हैं 2, 2, 3 गुणा 3। ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जो केवल 1 से भाग दिए जा सकते हैं या अपने आप से भाग दिए जा सकते हैं। अभाज्य को हम 1 से भाग दे सकते हैं या फिर स्वयं से भाग दे सकते हैं, वो आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो ये 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। अब हम इसको, इसके साथ साथ हम 24 के भी निकालेंगे। 24 के निकालेंगे ऐसे, 2 से भाग देंगे इसको, ये आ गया 2, फिर 2 से भाग देंगे, ये आ जाएगा 6, फिर 2 से भाग देंगे 3 आएगा, इसको हम 3 से भाग देंगे। तो ये आपके, ये बन गए हैं आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यानी ये भी आपका, ये तो आपका 36 आ गया था, और ये आएगा आपका 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, ये 24 आ गए। ये प्राइम फैक्टर निकाले हमने 24 के और 36 के। अब इनमें से जैसे गुणनखंड निकाले, सार गुणनखंड निकालेंगे। वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे जैसे 36 लिखेंगे, 36 के लिए यो लिख दिया हमने, 2 दूनी ये लिख दिया आपको, ये आ गया। अब 24 के आपके ये हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसे लिख के हम 2 को खाली छोड़ देंगे, इस 2 को आगे लिखेंगे यहाँ, इसमें ऐसे लिखेंगे। ये आपके, अब देखेंगे कौन कौन से किस में आया है। तो 2 आ गया, आगे का 2 आ गया, 3 आ गया। अब इनको 2 दूनी 4, 3 12, ये 12 जो आया है ये सार गुणनखंड आए, मतलब 2 2 3। अब इसका मतलब ये हुआ है कि 12 से 12 जो है इसका, 12 से हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके कॉमन फैक्टर केवल ये आए हैं 2 गुणा 3, ये आए 2 दूनी 4, 3 12। ये आपका कॉमन फैक्टर हो गए, इनको मल्टीपल कर लिया, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आ गया 12। 12 से हम इसको डिवाइड दोनों को कर सकते हैं। तो अब चलेंगे हम एक अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका एक होता है आपका वृक्ष विधि। वृक्ष विधि से गुणनखंड निकालना, ट्री मेथड, वृक्ष विधि से।
तो इसको कैसे करेंगे, जैसे ये आपका 60 है तो हम इसे क्या करेंगे, 2 यहाँ लेंगे और 30 यहाँ आएगा आपका, फिर 30 के 2 वो करेंगे पार्ट, 2 यहाँ आएगा, 15 यहाँ आएगा और 15 के करेंगे 3 यहाँ आएगा आपका और 5 आपका यहाँ आएगा। तो इसके जो मल्टीपल्स होंगे वो 2, 2, 3, 5 ये हो गए, यानी इनको हम मल्टीप्लाई के उसमें लिख देंगे ऐसे ऐसे, ये हो गया 2 दूनी 4 3 12 5 60। ये आपके प्राइम फैक्टराइज का ज्ञात करने का वृक्ष विधि यानी ट्री मेथड है, जिससे हम इसके भाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये गुणनखंड और गुणज होने के बाद अब हम आपको एक अभाज्य भाज्य इन संख्याओं को कैसे पता लगाएंगे, कैसे इनको ध्यान रखेंगे, कैसे याद करेंगे, इसका एक मेथड है इराटोस्थीन्स की छलनी विधि है यो। इसमें हम क्या करेंगे, 1 से लेके और 100 तक की काउंटिंग लिखेंगे, 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिख लेंगे इसमें, और इसमें 1 को हम अलग रखेंगे क्योंकि 1 ऐसी संख्या है जो किसी से भी ना तो अभाज्य है और न भाज्य है यो। इसके बाद 2 को हम गोले में करेंगे और 2 से डिवाइड होने वाली जो भी संख्याएं हैं उनको सबको क्रॉस करते चले जाएंगे, यहाँ से एक एक करके 100 तक आएंगे और 2 से डिवाइड होने वाली जो संख्याएं उनको सबको क्रॉस करेंगे। इसके बाद हम 3 लेंगे, 3 को गोले में करेंगे, 3 से जो डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं उन सबको, जैसे 3 से आपका ये हो गया 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, इसके बाद ये 21 हो गया, 24, सबको क्रॉस करते चले जाएंगे और इसके बाद 4 पहले ही हो जाएगा। फिर 5 को करेंगे, 5 से जो विभाजित हो सकती हैं 10 है, 10 के बाद 15, 20, 25, 30 इन सबको हम क्रॉस करते चले जाएंगे और ये विधि तब तक करेंगे जब तक कि सारी संख्याएं या तो गोले में ना हो जाए या फिर आपकी क्रॉस ना हो जाए। अब हम ध्यान देंगे 1 जो है ऐसी संख्या है जो भाज्य है ना अभाज्य है। इसके बाद जो गोले में है 2, 3, 5, 6 और 11, ये 11 है, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 जो गोले के अंदर है वो सब आपके प्राइम फैक्टर हैं, अभाज्य गुणनखंड होंगे, और जो क्रॉस किए गए हैं वो भाज्य हैं। अब भाज्य के अंदर भी 2 होते हैं, सम और विषम। 2 से कटने वाले सम होंगे और 2 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होने वाले होंगे वो विषम होंगे। इसके बाद ये तो हो गया इसका अभाज्य भाज्य का। अब हम आते हैं संख्याओं की विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे। तो 2 से विभाज्यता, जिन संख्याओं का जोड़, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से है, कोई एक अगर है तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाज्यता का ये है यदि संख्या का इकाई व दाई, इकाई और दाई के दोनों अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो उसे हम 4 से विभाजित कर सकते हैं उस संख्या को। 5 से विभाजन का दिया है यदि संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाज्य के लिए अगर संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, 2 से और 3 दोनों से अगर होती है तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाज्यता का ये यदि संख्या के इकाई और दाई एवं सैकड़ा, इसमें 3 अंकों से बनी अगर संख्या होगी तो वो अगर 8 से विभाजित होती है तो 8 से विभाजित हो जाएगी। और 9 के लिए ये है कि संख्या के, यदि संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो जाता है पूरा पूरा तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी।
और 11 से विभाजन ये है आपका कि संख्या में विषम स्थानों पर रखे गए अंकों का जोड़ और सम स्थानों पर रखे गए अंकों का जोड़, उन दोनों का अंतर यदि 0 आता है और 0 आता है या फिर 11 से विभाजित होने वाला है, यानी 11 आता है, 0 आता है, 11 आता है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होएगी। ये विभाज्यता का था। अब इसमें कुछ होमवर्क मैं आपको बता देता हूं, उसे नोट करेंगे। ये आपका 2, 3 की विभाज्यता का गुण लिखिए। ये 2 की विभाज्यता होगी, 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता है, दोनों इसमें लिखी जाएंगी। 4, 7 के 9 के प्रथम 5, 5 गुणज, यानी 4 के गुणज, 4 की 1 में गुणा करेंगे, 2 में करेंगे, 3 में करेंगे, 4 में करेंगे, 5 में करेंगे, ये 4 के, इसी तरह से 7 के और 9 के 5, 5 गुणज आप लिखेंगे। 16, 24 के 60 गुणनखंड, पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे इनके, जैसे 16 के होंगे 1, 2, 4, 8, 16, 24 के होंगे 1, 2, 3, 4, 8 और 12, 24। उनको फिर हम दोनों में जो होंगे उनको लिखेंगे, वो 60 गुणनखंड होंगे। 45 के अभाज्य गुणनखंड वृक्ष विधि ट्री मेथड के द्वारा करेंगे। जैसे 1 से 20 तक की भाज्य संख्याएं छलनी विधि के आधार पर लिखेंगे। यानी ये जो विधि मैंने बताई है, इसमें 1 से लेके 20 के बीच जो भाज्य है, अब आपको 1 को छोड़ देंगे, 20 को छोड़ देंगे, और ये जो गोले के अंदर हैं ये तो आपके हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं।
यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये जो बाकी 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ये सब आपकी भाज्य संख्याएं होंगी। ये आज आप कर लेंगे और आज की कक्षा में केवल इतना ही है। आगे फिर हम नए